हेलो। जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। मैं अजय कुमार झा। आज का मेरा विषय इसराइल और ईरान को लेकर के है। आप ऐसे भी कह सकते हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ईरान और इसराइल को लेकर के है। बातें एक ही दिखती हैं, परंतु इसके कंटेक्स्ट आपको भी पता होगा और नहीं होगा तो उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में अभी जिस तरह के बवंडर पिछले 2-3 साल में जो उठे हुए हैं, उसको लेकर के काफ़ी कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाही पर है। हालांकि अब कुछ देश इससे उभरने शुरू हुए हैं, परंतु अभी भी चीज़ें संभलती हुई नज़र आ नहीं रही हैं अगर आप लार्जर कंटेक्स्ट में इसे देखने की कोशिश करें तो। वैसे तो कोविड का मसला भी अगर आप गहराई से देखें तो उसे भी एक तरह से वॉर फेयर के रूप में ही माना गया कि चाइना की ओर से उसे उठाया गया था। लेकिन बाद में चाइना खुद भी फंसा उसमें और दुनिया के सारे देश उसमें फंसे। उसने तो इकोनॉमी को जो तबाही दी उसके तो कोई हिसाब है ही नहीं। चलिए, लेकिन उसे छोड़ते हैं। उसके बाद जो रूस और यूक्रेन का मसला हुआ, उसने भी जो तबाही मचाई और जिस वजह से पूरा का पूरा वेस्टर्न कंट्रीज़ एक तरह से आपस में उलझे हुए हैं और उसको लेकर के सारी दुनिया उलझ गई है। वो एक अलग समस्या खड़ी कर रहा है। यह सब अपनी जगह पर चल ही रहा था, तो साथ ही साथ उसी पैरेलल में, बल्कि उसके थोड़ा पहले ही, ताइवान का मसला चाइना की ओर से रह करके उसे थोड़े उस पर बातें चलने लगी, बातें ही नहीं चलने लगी, उसमें ऐसा लगने लगा कि अब शायद चाइना किसी भी समय ताइवान को ले ही लेगा। और वैसे गलवान घाटी में भारत के साथ भी चाइना ने जो कुछ भी किया और उसके बाद चाइना को जो उसका जवाब मिला, जिसके बाद उसकी तो हेकड़ी ही बंद हो गई, ये तो मानना पड़ेगा। परंतु हेकड़ी बंद हुई वो अपनी जगह, लेकिन भारत की परेशानी भी बढ़ी और चाइना की भी बढ़ी, वो अपनी जगह। परंतु वह ज़्यादा ग्लोबल कंटेक्स्ट में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसे उस तरीके से नहीं लिया। यह पहले भी देखा गया है और भारत उसके लिए तैयार भी रहता है। उस बहुत कंटेक्स्ट भारत के लिए बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि भारत उसमें सक्षम है कि वो चाइना को हैंडल कर सकता है। तो अब हम आते हैं पश्चिम एशिया में, या आप मिडल ईस्ट भी कह सकते हैं। वहाँ जो इसराइल और हमास के बीच जो घटना घटी, जिस तरह से आपस में वे उलझे, वह तो अपनी जगह चल ही रहा था। और इस बीच में ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ईरान ने इसराइल पर अटैक सीधे नहीं किया, बल्कि उसने उसको प्रतिकार, उसके इसराइल के एक्शन के प्रतिकार में किया, यह उसका कहना है। चूँकि 1 अप्रैल 2024 को जब इसराइल ने अपने जो ईरान के मित्र देश सीरिया में, या सीरिया की राजधानी दमस्कस पर, जब दमस्कस में जो ईरानी कॉन्सुलेट है उस पर अटैक किया इसराइल ने, और उसके प्रतिकार में, और वह अटैक उसने 1 अप्रैल 2024 को की, 2000 या 2024। उसके प्रतिकार में 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया। अब तक हुआ नहीं था इस तरह से, पहली बार हुआ, और वो भी मामूली सा अटैक नहीं था। वो माना जाता है कि 300 ड्रोन्स विथ मिसाइल्स उसने इसराइल पर गिराए। हालांकि ऐसा देखा गया कि इसराइल ने उससे संभाल लिया, क्योंकि उसके पास आयरन डोम है और बहुत सारी उसके पास अपने हथियार हैं, जिस वजह से वो इसराइल को ऐसा क्षति पहुंचा भी नहीं पाया। लेकिन क्षति तो उसकी हुई, लेकिन उससे भी बड़ी क्षति उसके रिपुटेशन की हुई। और वो रिपुटेशन यह कि इसराइल पर कोई अटैक करके गली से निकल नहीं सकता है, फिर तो वो घेरा ही जाएगा, और फिर इसके बाद सब कुछ इसराइल तय करेगा कि अपने एनिमी को छोड़ा कैसे जाए। यह हम लोगों ने पहले से ही देखा है।
1948 में 1947 में जब इज़राइल को पूरी तरह से मान्यता मिली और वो एक तरह से एक राष्ट्र के रूप में उभरा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब ईरान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, उसके अगल बगल के कंट्रीज ने नहीं किया था। और उसने ही अरब जो भी मरब या मुस्लिम अरब वर्ल्ड है उसमें ईरान ने उसे रिकॉग्नाइज भी किया और उसके साथ दोस्ती बनाए रखा शुरुआती समय में। और उसके एवज में ये इज़राइल ने भी ईरान की काफ़ी मदद की। खास करके अभी जो हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ईरान में, उसको उसकी टेक्नोलॉजी को इज़राइल ने ही उसे दिया था। यह सब तो बैकग्राउंड है, लेकिन अब इसे ऐसे समझा जाए कि अब वहाँ एक अजीब तरह की स्थिति है। मिडल ईस्ट में एक बादशाहत की जिद है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, उसमें एक बादशाहत की जिद है। अगर आप थोड़ा उससे मिडल ईस्ट से थोड़ा उधर जाएं, टर्की को ले लीजिए। टर्की मुस्लिम वर्ल्ड का एक बादशाह बनना चाहता है। ओटोमन एम्पायर में जो उसकी स्थिति थी और वहाँ से वो अपने आप को अभी भी उस मानसिकता से निकाल नहीं पाया है। वो पूरे अरब वर्ल्ड का या मुस्लिम वर्ल्ड का आप कह सकते हैं कि लीडर बनता चाहता रहा है और उसी प्रयास में वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन इसे चैलेंज सऊदी अरबिया ने किया और सऊदी अरबिया तो अपनी जगह पर रहा ही, इस बीच में ईरान भी इमर्ज कर गया। अब उसने भी बादशाहत की जिद ठान ली। अब इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 51-52 जो ये राज्य हैं, जहाँ मुस्लिम राज्य आप कह सकते हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड ही नहीं बल्कि मुस्लिम जो वहाँ सब कुछ है, मुस्लिम राज्य ही आप कह सकते हैं, तो उसमें भी एक आपस में परस्पर बादशाहत की जिद और लड़ाई तो अपनी जगह पर चल ही रही थी। इस बीच में इज़राइल का उदय हुआ, और इज़राइल का उदय कहाँ हुआ? इन सबों के बीच में हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ इस्लामिक वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में। और वहाँ उसके अगल बगल जितने भी लेबनान, पैलेस्टाइन, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, या सऊदी अरब तो है ही, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब जितने भी कंट्री हैं, सीरिया, ये सब, इसके अलावा इधर भी आप आ जाइए, यूएई वगैरह भी है, लेकिन ये सब इस पर मैं अभी बताऊंगा। लेकिन कटार, तो बहरीन, तो बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज हैं सब मिला करके, और वहाँ जब इनका उदय हुआ तो इन लोगों ने प्रारंभ में ही, हम लोगों ने देखा है और लोगों को भी पता है कि कई बार ये मुस्लिम वर्ल्ड के ये जो देश हैं जो इज़राइल से लगे हुए थे, उन्होंने इज़राइल पर अटैक भी किया, इज़राइल ने भी बदला लिया। अल्टीमेटली इज़राइल के साथ पीसफुली लोग रहने लगे। लेकिन ये पैलेस्टाइन का मामला, जो अभी हमास इनका वेस्टर्न साइड में है इज़राइल का, वो उधर से जब इज़राइल और हमास के बीच जो प्रतिक्रियाएं हुई, जिसमें पहले तो हमास ने जो प्रहार किया, उसके बाद इज़राइल ने जिस तरह से प्रहार किया हमास के ऊपर, इसने पूरी दुनिया की स्थिति को ख़राब करके रख दिया। अब देखिए, अब यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईरान वैसे तो अब मुस्लिम कंट्री में भी ईरान सिया डोमिनेटेड ही नहीं, सिया का ही वहाँ एक तरह से शासन है, वही चलता है। लेकिन बाकी ज़्यादातर देश सुन्नी डोमिनेटेड है। इसमें सारे हैं, सऊदी अरबिया भी हैं, चाहे जो भी अलग अगल बगल के हैं, और इधर पाकिस्तान भी है जो हमारे बगल का भी है, लेकिन अपने को अब उसी वर्ल्ड का हिस्सा मानता है भी नहीं, है तो नहीं, लेकिन मानता है, लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब इन सब परिस्थितियों में एक घटना और घटी कि अब भारत ने जो अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, उसमें एक आईमैक कॉरिडोर बनाने की बात हुई, जिसमें जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप, और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो मध्य एशिया आप जिसे कहते हैं, उधर से होकर के रास्ता जो भारत से शुरू होकर के सीधे यूरोप तक जाना था वाया मिडल ईस्ट।
अब वो एक कॉरिडोर वाली बात है। अब यहाँ देखिए कैसे पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स किस तरह से इन्वॉल्व है। रसिया यूक्रेन पर चढ़ाई करके उसे अपने हक में अपने साथ लाना चाहता है या उसे एनेक्स करना चाहता है, या जैसे भी हो, बातें चल रही हैं काफ़ी समय से, और उसका विरोध वेस्टर्न कंट्री कर रहे हैं। पूरे वेस्टर्न कंट्री में जो नाटो ग्रुप है, वो नाटो ग्रुप भी यूरोप में एक मेजर हिस्सा तो उसका वहीं का है, तो ये लोग रसिया को रोकना चाहते हैं। रसिया इसके लिए तैयार नहीं है, और एनर्जी का डिपेंडेंस जो है ये रसिया पर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का है। ये स्थिति है। अच्छा, टर्की है बीच में अब, और रसिया है। रसिया को सपोर्ट चाइना से मिलने लगा है। रसिया का इंडिया से रिलेशन अच्छा है। अब रसिया का ईरान से संबंध अच्छा है, रसिया का चाइना से संबंध अच्छा है। भारत का चाइना से संबंध अच्छा नहीं है, भारत का ईरान से अच्छा है, भारत का इजराइल से अच्छा है, भारत का रसिया से अच्छा है, लेकिन भारत का वेस्टर्न कंट्री से भी अच्छा है। आप फौरी तौर पर कह ही सकते हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो स्थिति है वो तो समझा जा सकता है कि कहते क्या हैं, दिखाते क्या हैं, और अंत में एट द लोअर लेवल वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं भारत के साथ। तो वो डबल स्टैंडर्ड तो उनका होता ही है, और अमेरिका भी उसी का पार्टी है। लेकिन आप देखें तो अभी हाल के समय में हम लोगों ने देखा है कि इंडिया और यूएसए के संबंध अच्छे हुए हैं फौरी तौर पर, जो और उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी के अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह जो कुछ भी हुआ, और ये पिछले 10-15 साल से ये चलना शुरू हो चुका है। तो अब स्थिति ये है कि अच्छा, और इस बीच इसराइल का संबंध इससे अच्छा है, अमेरिका से अच्छा ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अब अमेरिका इसराइल को छोड़ नहीं सकता है। अब ये स्थिति है। अब और ईरान का अमेरिका से संबंध ठीक नहीं है। अब ईरान का बाकी जो कंट्रीज़ है वेस्ट एशिया में, मुस्लिम कंट्रीज, उसके साथ तो मिला जुला करके संबंध ठीक हैं, लेकिन वे फिर भी सुन्नी कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरब उस पर कंट्रोल करना चाहता है। इधर ये शिया कंट्री होने के बावजूद भी ये अपना कंट्रोल चाह रहा है। ये सब आपस में जो डिपेंडेंस इंटरपर्सनल या लेयर के ऊपर लेयर जिस तरह से रिलेशनशिप चलते हैं वो वहाँ पर दिख रहा है। अब अभी हमास वाली लड़ाई तो चल ही रही है इजराइल का, लेकिन चूँकि सीरिया को रसिया का सपोर्ट है और अमेरिका उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरबिया के संबंध अमेरिका से अच्छे थे, लेकिन इधर ख़राब हो गए थे। फिर भारत की उसमें भूमिका हुई और उसके संबंध भी अच्छे हुए, और अब ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अब ये सब इतने कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में ये घटना घटी कि ईरान ने इसराइल पर अटैक किया। अब ऐसा ये सडनली नहीं हुआ। ईरान यह शो करना चाहिए, यह दिखलाना चाहता रहा है लंबे समय से कि वो भले ही शिया डोमिनेटेड कंट्री है, शिया का वर्चस्व वहाँ है, लेकिन वो पैलेस्टाइन में, और ये हमास जो इधर वाला उसका हिस्सा है वेस्टर्न साइड में इसराइल का, वो उसके सपोर्ट में है। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यह सपोर्ट पहले से भी कर रहा था। और एक बात ये भी है कि ईरान कुछ ऐसे ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज़ में, यमन हो, या फिर आप ले सकते हैं कि उधर हिजबुल्ला ग्रुप हो जो लेबनान में है, फिर आप हूथी ग्रुप है वो यमन में है। तो अब ऐसे इराक में भी है, जहाँ ईरान जो ऐसे टेररिस्ट कुछ उस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी माना जाता है कि ईरान का सपोर्ट है। कितना सच है ये अलग बात है, लेकिन वर्ल्ड परव्यू में तो यही सब सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में अच्छा, और चाइना को अपने एनर्जी नीड्स पूरा करने के लिए ईरान पर डिपेंड करना पड़ता है। रसिया भी उसे सपोर्ट कर रहा है, और भारत भी ईरान से सपोर्ट लेता है, भारत रसिया से भी लेता है। मैंने ये सब सारी चीज़ें हैं। भारत का इसराइल के साथ बहुत अच्छा संबंध है। अब ऐसे में चूँकि ये लड़ाई जो अभी चल रही है हमास को लेकर के, उसमें बाकी जो मुस्लिम कंट्री हैं वो सीधे तौर पर
इसराइल के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए हैं अभी जो इस बार जो लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो इसमें इंटरवीन करेंगे तो फिर उन पर भी सहमत आ जाएगी, इसराइल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी वह कर चुका है। लेकिन उसके सपोर्ट में स्टेटमेंट्स ये लोग देते रहते हैं, और ईरान भी देता रहा था। ईरान की दुश्मनी इस बीच में इसराइल के साथ हो गई, तो चूँकि वो इसराइल और यूएसए के संबंध अच्छे हैं, यूएसए का संबंध प्रारंभ में जब वो पहलवी का वहाँ पर शासन था ईरान में, तो ईरान से अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन जब उसका शासन हटा, तो जब खोमेनी साहब का शासन आया, तो उसके बाद से अमेरिका और ईरान के संबंध खराब होते गए, और ख़राब होने में न्यूक्लियर वेपन को लेकर के ज़्यादा मसला बढ़ा, क्योंकि वो ईरान बराबर चाहता रहा कि वो एक न्यूक्लियर पावर के रूप में इमर्ज करे, और आज भी उसमें वह काम कर रहा है। लेकिन यह वेस्टर्न वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, और अभी भी नहीं है। अमेरिका को चैलेंज बराबर ईरान करता रहा। टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन वह भी उसमें लगा हुआ है, इसमें दिन रात। हालांकि पहले जो कुछ एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स आज भी जो ईरान के पास हैं, वो अमेरिका के ही हैं, पहलवी के समय के ही जो हैं, जो वहाँ आए हैं। बहुत सारे इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अब अभी हिजबुल्लाह ग्रुप पर, चूँकि उसे भी कंट्रोल करना है ना, सीरिया में को लेकर के काफ़ी तबाही मच जाती है, मतलब इसराइल के लिए भी एक समस्या हो जाती है, तो इसराइल वहाँ अपनी ताकत दिखलाता रहता है। उसी क्रम में अभी ईरान में एक घटना घटी। वो पहले से भी वो स्टेटमेंट्स तो देता ही रहा था, लेकिन उस पर अटैक उसने कभी नहीं किया था। यह पहली बार अटैक हुआ है, और ज़बरदस्त अटैक हुआ है। और ये इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि इसराइल के लिए भी ये प्रेस्टीज इशू का सवाल बन गया कि अब क्या किया जाए, इससे छोड़ा तो नहीं जा सकता, अटैक तो हम करेंगे ही करेंगे। और उसी का नतीजा ये हुआ कि आज उसने भी उस पर अटैक कर दिया 19 अप्रैल को। इसराइल ने भी ईरान के ऊपर। अब माना जाता है कि बस अब ये गेम हो गया, जीरो सम गेम हो गया, अब यहाँ अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईरान ने भी बता दिया हमास को कि हम तुम्हारे साथ हैं, ईरान ने भी बता दिया अमेरिका को कि तुम जिसे सपोर्ट करते हो हम उस पर अटैक कर सकते हैं। और चाइना भी बैकअप कर रहा है ईरान को, लेकिन इतना नहीं कि वो सीधे सीधे उससे अमेरिका से सामना हो जाए। अब रशिया भी उसे ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वह भी नहीं चाहता है कि अभी यूक्रेन से बाहर निकले और इधर ईरान के मसले को इतना तुल देख करके उसे सपोर्ट करे कि वह वहाँ जा कर के फंस जाए। तो अब ऐसी स्थिति, आज स्थिति ये हो गई है कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है तो इसराइल आज अकेला हो गया है। अब ऐसे में भारत के लिए क्या स्थिति बनती है? मुझे लगता है कि इसमें चाइना ने भी ईरान को बैकअप दिया होगा कि आप इस पर अटैक करो। वो भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट में वो स्थिति ठीक नहीं हो, जियोपॉलिटिकल स्थिति ठीक नहीं रहे, जिससे वो आईमैक का जो कॉरिडोर बनना है वह बन नहीं पाए। इससे भारत को जो आगे जिस तरह से भारत बढ़ रहा है और उसे एक ट्रांजिट रूट चाहिए शॉर्ट यूरोप तक पहुंचने का, वो उस पर एक तरह से अभी तत्काल में ब्रेक लग जाए, उसकी ये मंशा रही है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रसिया की लाचारी है कि चाइना को बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकता है, परंतु रसिया यह भी नहीं चाहता है कि वो चाइना इतना बढ़ जाए कि फिर उसे हैंडल करना पड़े। तो वह भारत को भी नहीं छोड़ना चाहता है, भारत भी रसिया को छोड़ना नहीं चाहता है। भारत अमेरिका के साथ रह के भी रसिया के साथ रहना चाहता है, रसिया भी चाइना के साथ रह के इंडिया के साथ रहना चाहता है। और वैसे में मिडिल ईस्ट में वह भी फंसने की सूरत में न अपने को पाता है, न वह चाहता है, रसिया भी। तो ये सब कुल मिलाकर के चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी इतनी सीधी हैं कि इसे समझा जा सकता है। और मुस्लिम वर्ल्ड में भी अगर आप देखें, अभी सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इवन कटार है, यह सब ईरान के साथ नहीं है, यह अब अमेरिका के साथ है। सऊदी अरब भी चाहता है कि इसराइल से संबंध अच्छा रखे, अमेरिका से संबंध अच्छा रखे, वह भी एटॉमिक पावर
की मंशा वह भी पाले हुए है, और उसे भी अपने अपने अपना जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, वो ऑयल एनर्जी से जो उसे जो कुछ भी मिलता है, ऑयल और गैस जो कुछ भी उसके पास है, उसे पता है कि ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, तो वो अपने आप को वो भी डेवलप कर रहा है, वो चाहता है। यूएई भी ईरान के साथ उस तरह से तो नहीं दिखता है, वो भी यूएसए के साथ दिखता है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के बीच में ये चीज़ें घटी हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत जल्द चीज़ें सेटल होंगी इसराइल में, और इसराइल अपना काम हमास में करता रहेगा, रसिया यूक्रेन में भी अपना काम करता रहेगा, और उधर चाइना भी ताइवान के को लेकर के अपनी मंशा को आगे बढ़ाता रहेगा, और भारत भी अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से मजबूती के साथ एक पावरफुल ग्लोबल सिनेरियो में इमर्ज करने के लिए प्रयासरत रहेगा। ये मेरा मानना है। लेकिन इस बीच मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो अब मैं कह देता हूँ, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो यह भी कर ही लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैं बीच में भूल भी गया, मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा भी नहीं। आप कर लीजिए तो अच्छा है, शेयर भी कर लीजिए और अच्छा है, बेल बटन को हिट कर दिए उससे भी ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। जय हिंद।